नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम कंप्यूटर की एक सीरीज पढ़ रहे थे, जिसके थ्रू हमने पहले पढ़ा कि 50 क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में फिर अगले 25 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए ये सीरीज चलती रहेगी, जिसमें संपूर्ण कंप्यूटर के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी भाग को हम आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में ऐसा क्या है जो आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए एक ऑब्जेक्ट से कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए लगाने की सुविधा देता है। तो वो क्या है? फॉर्मेट स्टाइल नहीं है, फॉर्मेट ऑल नहीं है, फॉर्मेट पेस्ट नहीं है, फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? ये एक जगह से पूरी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है एक ऑब्जेक्ट से और दूसरे ऑब्जेक्ट पे ले जाके ये पेस्ट कर देता है। इसको हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये कॉपी और पेस्ट करता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड के ऊपरी कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना होगा? मतलब जैसे ये स्लाइड दिख रही है तो इसके सबसे ऊपरी कोने पे मेरी कंपनी का लोगो दिखता रहे, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए स्लाइड मास्टर में करना पड़ता है। स्लाइड मास्टर से आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं और सभी स्लाइडों पे ये दिखने लगेगा। स्लाइड मास्टर क्या होता है? ये कंट्रोल करता है ओवरऑल अपीयरेंस, आपकी ईच स्लाइड का लेआउट क्या होगा उसको कंट्रोल करता है स्लाइड मास्टर। अगले प्रश्न पे आते हैं। MS वर्ड 2009 में डॉक्यूमेंट सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए, अब हिंदी से ज़्यादा आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। टू इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको ध्यान दीजिएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स को, यहाँ पे टेबल नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ टेबल होता तो आप इंसर्ट से जाके टेबल पे क्लिक करते, उसमें जो भी टेबल बनानी होती है आप क्लिक करते, आपका टेबल बन जाता। इसमें क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स को करने के लिए आपको रेफरेंसेस में जाना पड़ता है, इस मेन्यू में जाना पड़ता है, इंसर्ट में नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। रेफरेंसेस में मेन्यू में जाएंगे, फिर वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, उसको आप इंसर्ट कर लेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। TCP का पूर्ण स्वरूप क्या है? अब TCP क्या है? ट्रांसमिशन कैरियर पैकेज ये नहीं है, ट्रांसमिशन कंट्रोल ये नहीं है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हाँ ये प्रोटोकॉल होता है, ये नहीं है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ में चलता है। कंप्यूटर कैसे पैकेट्स को भेजता है एक दूसरे को, उसको ये मैनेज करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है डाटा की जो भी है आपका ट्रांसमिट हो जाए एक सर्वर के थ्रू और एक क्लाइंट को। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके आपने जहाँ भी देखा होगा इसे लिखा होता TCP/IP, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये यूज करता है, उसके साथ ही वर्क करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टार टोपोलॉजी कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी जो होती है उसमें एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिससे सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं, तो ये स्टार बन गया। अब यहाँ पे आपका या तो हब लगा होगा या स्विच लगा होता है। हब क्या होता है कि ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है और ये स्विच जो होता है वो इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। अब हब क्या है कि जैसे आप कोई भी सूचना भेजना होगा, अब यहाँ पे कंप्यूटर्स आपके लगे हुए हैं, ये सारे नोड से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हब के थ्रू आप सूचना भेजेंगे तो सभी में एक साथ चला जाएगा। और स्विच जब इस्तेमाल करेंगे तो जैसे इसमें मुझे भेजना है इस वाले पार्टिकुलर कंप्यूटर नोड पे, तो यहाँ से सेंड करेंगे अगर स्विच के थ्रू तो डायरेक्ट इसी में जाएगा, सबके पास नहीं जाएगा, ये फ़ायदा होता है। तो अब आप याद रखिएगा कि स्टार टोपोलॉजी में क्या यूज़ होता है, हब का या स्विच का। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियां व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय स्विच, हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती है? जस्ट अभी अभी हमने बात की थी उसके बारे में।
कि एक सेंट्रल हब या स्विच से जो जुड़ा होता है सब, वो क्या होता है आपका स्टार टोपोलॉजी। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। अगले पे आते हैं कि आलिया के पास 2600 MB का डाटा है, रणवीर के पास 4000 MB का डाटा है। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो ये कितने स्टोरेज कैपेसिटी वाली यूएसबी फ्लैश ड्राइव में आ जाएगा। अब आप देखिए 2600 MB और 4000 MB दोनों को जोड़ेंगे तो 6600 हो जाएगा। अब 6600, अब ये 6 GB से तो ऊपर हो गया, क्योंकि ये 1024 आपका MB का 1 GB होता है, और 1024 MB का 1 GB होता है। ये 6000 GB 6600 GB हो गया, तो ये 6 GB से ऊपर चला जाएगा डाटा, तो ये 10 GB में हो जाएगा। अब आप इसके बारे में ये समझिए कि सबसे छोटा बिट हो गया, 4 बिट्स इकट्ठा होते हैं तो निब्बल हो जाता है। उसके बाद 8 बिट मिल के 1 बाइट हो जाता है। फिर आपका KB आ जाता है, फिर MB आ जाता है, फिर MB के बाद GB आ जाता है, फिर GB के बाद TB आ जाता है, फिर PB पेट्टाबाइट, EB एक्साबाइट, ZB जेट्टाबाइट, और उसके बाद YB आ जाता है, तो वो योट्टाबाइट होता है। आप मैक्सिमम योट्टाबाइट तक सुनेंगे जो नॉर्मल कंपटीशंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो आपकी ज़रूरत के हैं। बाकी इसके बाद तो कहीं ब्रोंटो भी देखने को मिलेगा, उसके बाद जियोबाइट भी देखने को मिलेगा। इससे और भी ऊपर के स्टोरेज यूनिट्स आते हैं, लेकिन वो आपके काम के नहीं हैं। जितना पूछा जाएगा मैक्सिमम योट्टाबाइट तक पूछा जाएगा। किसी एग्ज़ाम में भूले भटके अगर पूछ लिया तो जियोबाइट तक, जियोबाइट के ऊपर नहीं जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या एक छोटा सा प्रोग्राम है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर को चालू होने से लेके और ऑपरेटिंग सिस्टम के ख़त्म होने तक को नियंत्रित करता है? तो ऐसा क्या है? CMOS नहीं है, EEPROM नहीं है, पोस्ट नहीं है। बायोस जो होता है ये होता है। कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है तो माइक्रो प्रोसेसर इसी प्रोग्राम का इस्तेमाल करके आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर जितने भी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं उन सब के बारे में जानकारी देता है, और उसी के थ्रू बूट होता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये क्या करता है? ये डाटा फ्लो को मैनेज करता है। आपका OS हो गया, OS और उसके बीच में जैसे आपका प्रिंटर जुड़ा है, कीबोर्ड जुड़ा है, अडाप्टर जुड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव जुड़ा हुआ है, वीडियो अडाप्टर जुड़ा हुआ है, माउस है, प्रिंटर है, ये तमाम चीज़ों और OS के बीच में जो डाटा फ्लो होता है उसको ये मैनेज करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कार्यालय के काम के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक लैपटॉप में रैम की आकार रैम अब 128 KB से 256 KB तो रैम आते ही नहीं। ये ज़माना गया, ये ज़माना बहुत पुराना हो गया। पहले फ्लॉपी आती थी, बहुत छोटा साइज हो। 256 MB से 512 MB का पहले चलता था, लेकिन अब एकदम बंद हो चुका है। ये जो 4 GB से लेकर 16 GB तक ये मैक्सिमम यूज इन्हीं के बीच होता है। 4 GB से लेकर 16 GB के नॉर्मल आप लैपटॉप भी खरीदने जाएंगे तो 4 GB से नॉर्मली जो लेंगे 4 GB से लेकर 4 GB 8 GB और 16 GB के बीच में ही पूरा काम आपका हो जाता है जो आपको करना है। और जो बहुत ज़्यादा आपका पूरा ग्राफिक्स तक, अब इस पर इतने रैम के साथ अगर आपका रैम पे भी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी क्वालिटी की रैम ली है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। 4 से 16 GB के बीच हर काम आपका करने के लिए पर्याप्त होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। CPU का वह हिस्सा जिसमें सर्किटरी होती है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को संग्रहित प्रोग्राम निर्देश, जिसमें सर्किट होता है और पूरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डायरेक्शन का देने के लिए जो विद्युत संकेतों का उपयोग करता है वह क्या है? सरल भाषा में तो ALU नहीं होता, रजिस्टर्स नहीं होते, प्रोग्राम काउंटर है, तो वो कंट्रोल यूनिट है आपका। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि आपके विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। CPU का ही कंपोनेंट है जो प्रोसेसर के वर्क को डायरेक्ट करता है। तो ये आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या तात्पर्य है? अब मल्टीटास्किंग क्या है? कई कंप्यूटर नहीं,
एक कंप्यूटर का एक साथ कई लोग उपयोग कर सकते हैं। कई प्रोग्राम एक साथ चलाए जा सकते हैं। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कई सीपीयू के बीच कार्य को विभाजित कर देता है। ये नहीं है, एक कंप्यूटर का एक साथ कई लोग उपयोग कर सकते हैं। अगर ये कहता कि एक कंप्यूटर का कई लोग और कई एप्लीकेशन एक साथ यूज करते हैं तो ये भी आ जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है जनरली कई प्रोग्राम एक साथ आप चला सकते हैं। जैसे एक टैब खोल के रखा है, गूगल क्रोम भी आपने चला लिया है, फिर फाइल एक्सप्लोरर भी खोल के रखा हुआ है, और कोई MS वर्ड या ऑफिस का कोई प्रोग्राम खोल के रखा है, तो ये आपके 3-4 प्रोग्राम्स ओपन हो गए। अब इनके बीच में आप स्विच कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग है, एक साथ कई काम हो जा रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? तो वो आपका क्या कहलाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो है वो होता है। अब WWW क्या है, इसको जानिए। ये एक प्रकार की सर्विस है जिसका उपयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी को रिसोर्स और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। WWW वर्ल्ड वाइड, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। आप WWW कोई भी वेबसाइट ओपन करने से पहले आपको WWW डालना पड़ता है, तो जाके आपकी ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक बन जाता है, तो उससे आपको लोकेट कर देता है जो भी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। परम क्या है? परम किसका उदाहरण है? तो परम क्या है, ये सभी लोग जुटे हुए जितने भी तैयारी कर रहे हैं, वैसे जो नहीं भी कर रहे हैं, उन्होंने भी परम को सुना होगा, सुपर कंप्यूटर के बारे में। अब सुपर कंप्यूटर अपने यहाँ अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसमें ऐरावत नाम का सुपर कंप्यूटर, ऐरावत PSAI, उसकी 75वीं रैंक है। और क्या कहते हैं, इसके बाद परम सिद्धि का रैंक है 131वां है, प्रत्युष का 169 है, और उसके बाद मिहिर है 316। ये रैंकिंग है वर्ल्ड की, जो टॉप रैंकिंग जारी हुई है कंप्यूटरों के, उसमें आप ये याद रखिएगा कि ऐरावत जो है वो 75वें रैंक पे है, तो इसको याद रखिएगा 75वीं रैंक को। और आप ये समझिए, इसका अंदाज़ा सुपर कंप्यूटर का एक आपको लगाना हो तो आप जानिए, जैसे आप कंप्यूटर ले जाएँ, डुअल कोर पूछता है, क्वाड कोर पूछता है, हाँ, ये सब आपने सुना होगा, क्वाड ऑक्टा कोर प्रोसेसर। अब सोचिए, डुअल में 2, क्वाड में 4, ऑक्टा में 8, और इसके सुपर कंप्यूटर में कितने कोर्स होते हैं? 81,344 कोर हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए उस लेवल का कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर नॉर्मली और सुपर कंप्यूटर के बीच में। अगले प्रश्न पे आते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था? ENIAC किसने डिज़ाइन किया था, ये पूछ रहा है। ENIAC क्या है? ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था और ये जनरल पर इलेक्ट्रॉनिक पर्पज़ के लिए यूज किया गया था। इसको 15 फरवरी 1946 को, इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, 15 फरवरी 1946 को इसको डिज़ाइन किया गया था। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये ENIAC है। तो इसको किसने किया था? J. प्रेस्पर इकर्ट और जॉन W. मौचले, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग एक्सेस टू द शेयर्ड मीडिया रिसोर्सेज। क्या है? रिजॉल्व करता है एक्सेस को शेयर्ड मीडिया और रिसोर्सेज, मीडिया और संसाधनों तक पहुंच के लिए कौन सा लेयर जिम्मेदार होता है? तो आप इसका ये किसमें कौन सा जिम्मेदार था? मैक सब लेयर। अब आपने जनरली जो पढ़ा होगा OSI मॉडल, तो उसमें मैक सब लेयर का जिक्र नहीं दिया होता, जबकि ये मैक का मतलब होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो ये क्या हो गया? ये सब एक सब लेयर है डाटा लिंक लेयर की। जो डाटा लिंक लेयर होती है उसकी ये सब लेयर होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोल और मल्टीप्लेक्सिंग का, ट्रांसमिशन का मीडियम है ये। वो आप OSI मॉडल के बारे में जब डिटेल में, मैंने उसकी भी वीडियो बना ली है, जल्दी उसको अपलोड करने वाला हूँ। OSI मॉडल का पूरा सिस्टम आप उसमें समझ जाएंगे।
इसके पहले मैंने टोपोलॉजी का वीडियो दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा जाके, और इसको आखिरी तक देखते रहिए, तो आपके कंप्यूटर्स को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आपका गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल फाइलों को एक मशीन से दूसरी मशीन में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपयोग किया जाता है? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? ये एक तरीका है डाउनलोड, अपलोड और फाइल ट्रांसफ़र करने का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, और ये इंटरनेट पे या बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स, या तो इंटरनेट पे होगा या कंप्यूटर सिस्टम के बीच में ये इस्तेमाल करने के लिए होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। FDDI ने किस प्रकार भौतिक टोपोलॉजी, कौन सी भौतिक, किस फिजिकल टोपोलॉजी का यूज करता है? तो जो ये FDDI होता है, अब इसका फुल फॉर्म है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। तो आप इसको समझिए, FDDI का फुल फॉर्म फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस है। ये क्या होता है कि जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है ANSI, और क्या है ISO, ये क्या होते हैं? ये दोनों जो प्रमाण प्रदान करते हैं, मानक प्रदान करते हैं। तो ये सेट ऑफ ANSI और ISO के स्टैंडर्ड से ट्रांसमिशन डाटा को लाइन पे फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू ट्रांसफ़र करता है, और ये छोटे लाइन में भी इस्तेमाल। इसका बड़े बड़े जो लाइन होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किए जाते हैं, उसमें यूज किया जाता है। इसका डायमीटर 200 किलोमीटर तक हो सकता है इस्तेमाल। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें FDDI किस प्रकार की भौतिक टोपोलॉजी का इस्तेमाल करता है? ये तो बताया ही नहीं मैंने, तो इसको जान लीजिए कि ये रिंग टोपोलॉजी के इस्तेमाल करता है। ईथरनेट सिस्टम निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग करता है? ईथरनेट कौन सी तकनीक का उपयोग करता है? इंटरनेट बस का उपयोग करता है। केबल के थ्रू होता है, कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं जितने भी। अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ते जाएंगे, ईथरनेट की आपकी स्पीड स्लो होती जाएगी, और इसमें किधर से भी बढ़ाइए, इस नोड से बढ़ाइए कंप्यूटर्स, इस नोड से बढ़ाइए, जिधर से मन हो उधर से बढ़ाइए आप। तो ये इसका यूज करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क सेवाएं हैं? तो फाइल सर्विस, ये भी नेटवर्क सेवा है। प्रिंट सर्विस, ये भी नेटवर्क सेवा है। डेटाबेस सेवाएं, ये भी नेटवर्क सेवा है। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज, ये सभी नेटवर्क सेवाएं, सर्विसेज हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि सभी डिवाइस एक सेंट्रल हब से जुड़े हों तो कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि एक ही सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ तो स्टार टोपोलॉजी हो जाएगी। स्टार टोपोलॉजी के बारे में 2-3 क्वेश्चन हो गए। अब आप स्टार टोपोलॉजी को अच्छे से अभी समझ भी गए होंगे। FDDI का पूर्ण रूप क्या है? अभी जस्ट हमने क्या बताया आपको? FDDI का फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये डी वाला फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये 2 बार हो गया। फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, हाँ ये 2 बार हो गया है गलती से, तो इसमें A और D दोनों सही हैं, हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक में। निम्नलिखित में से कौन सी एक एप्लीकेशन लेयर सर्विस है? एप्लीकेशन लेयर की सर्विस क्या है पूछ रहा है। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस मैनेजमेंट, मेल सर्विस। तो ये सभी तीनों काम इसके एप्लीकेशन लेयर के हैं। अब मैं जब उसका OSI मॉडल का वीडियो अपलोड करूँ तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर सबसे आखिरी और 7वीं लेयर होती है, बाकी पहली जो होती है वो फिजिकल होती है। तो इसको मैं पढ़ाऊँगा 7 लेयर के बारे में आपको, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य कौन सा है? OSI से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य है एंड टू एंड डिलीवरी करना। अब ये समझिए ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये डाटा पैकेट्स एक्यूरेटली आपके और रिलायबली जो भेजने वाला है और जो रिसीव करने वाला है उसके बीच में जो
रिलायबल तरीके से पहुँचे, एक्यूरेट पहुँचे, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। इसमें क्या ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है TCP और UDP का। अब TCP तो आप जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP क्या है? यूजर डाटा प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सी परत बिट्स को विद्युत चुम्बकीय संकेतों में बदलती है? तो कौन सी लेयर है जो, वो क्या है आपका फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है? इसी में ये पहली लेयर होती है वैसाई मॉडल की, इसी से सारे फिजिकल डिवाइसेस आपके कनेक्ट होते हैं और ये फिजिकल कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मैश टोपोलॉजी में एक डिवाइस और दूसरी डिवाइस के बीच संबंध कैसा होता है? तो डायरेक्ट पीयर टू पीयर है, नोड टू नोड कनेक्शन होता है। अब मैश टोपोलॉजी क्या है? जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ मान लो 5 कनेक्शन है, 5 नोड हैं सिस्टम आपके। अब मैश टोपोलॉजी में ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे। अब देखिए ये नोड टू नोड कनेक्ट हो गया, हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड। अब ये वाला इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो इससे भी कनेक्टेड हो गया, इससे भी कनेक्टेड हो गया। ये वाला इससे कनेक्टेड हो गया और इससे कनेक्टेड हो गया। अब बचा ये इसका, तो ये इससे कनेक्टेड हो गया। सारे डिवाइस नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, तो क्या हो गया? ये कहेंगे पीयर टू पीयर, नोड टू नोड कनेक्शन इसका हो गया। तो अब ये 25 क्वेश्चन में मैं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में फिर अगले 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें ऐसे कर करके आपका कंप्यूटर का सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा और आपकी कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं। बस आप बने रहिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।